नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम परिचर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 नेशनल एजुकेशन कमीशन के बारे में। व्याख्यात्मक रूप में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इसका गठन, इसके अध्यक्ष, इसके कार्य, इसके उद्देश्य और इसके क्या सिफारिशें थी और इसने क्या सुझाव दिए, इन सभी तथ्यों को हम व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए और बीएड 4th सेमेस्टर के लिए VIMP होने वाला है। ठीक है, 1964 नेशनल एजुकेशन कमीशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1948 में, ठीक है, 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, जिसे राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसे क्या राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते थे, जिसकी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, उसी समय 1948 में इन राधाचंद जो समिति थी, राधा कृष्णन जो समिति थी, इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या ताराचंद समिति का भी गठन होता है। किसका गठन होता है? ताराचंद समिति का भी गठन होता है। कब होता है? 1948 में। ठीक है, और इसके जो कमियां थे, जो ताराचंद समिति की जो कमियां थी, उसे दूर करने के लिए फिर एक नया आयोग का गठन होता है, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसका दूसरा नाम था, क्या था? मुदाइलर आयोग के नाम से जानते हैं। मुदाइलियर आयोग के नाम से जानते थे। मुदाइलर आयोग 1952-53, यानी पूरी डेट की बात करें तो 23 सितंबर 1952 से 53 में मुदाइलर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कौन थे? कुलापति थे हमारे, क्या नाम था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदाइलर, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। जिसका प्रतिवेदन कितना? 244 पृष्ठों का निकला था। उसमें दो विधियां थी, एक प्रश्नावली हो गई और दूसरी आपकी साक्षात्कार होगी। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने अपना क्या 244 पृष्ठों का क्या प्रतिवेदन जारी किया था। और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदाइलर कमीशन के क्या थी, कमियां थी, उनको दूर करने के लिए एक नए आयोग का गठन कब होता है? 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, याद रखना, 14 जुलाई 1964 को एक नया कमीशन का गठन होता है, जिसे किसके नाम से जानते हैं? जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कुठारी आयोग के नाम से जानते हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिचर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 अर्थात नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 के बारे में व्याख्यात्मक रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 को तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? कोठारी आयोग भी रखा गया। और दूसरा नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका वर्णन कीजिए। या ऐसे न पूछे, या आपसे पूछ ले कि जो कोठारी आयोग का गठन हुआ 1964 में, उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? कोठारी आयोग है। किसके नाम पर है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम पे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। किसमें? जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, कोठारी आयोग था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। अगर कार्य की बात करें तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली उस समय चल रही थी, उसका क्या करना था? समीक्षा करना था। उस समय कौन सी चल रही थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग चल रहा था। ठीक है, जिसे मुदाइलर कमीशन कहते हैं। उसकी समीक्षा करना, उसका आकलन करना, उसकी कमियों को दूर करना और उसमें सुझाव देना, इसका क्या था? प्रमुख कार्य था। और उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, जो आगामी आने वाले समय के लिए क्या होंगे? उपयोगी होंगे। तो इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। वहीं प्रतिवेदन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मुदाइलर आयोग था उसका 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन निकला था। तो इसका कितना पेजों का प्रतिवेदन प्रकाशित होता है? कितने पेजों का प्रतिवेदन ये निकालता है? 692। ठीक है, 692 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन निकालता है। कौन? यही आयोग का प्रतिवेदन होता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। कब निकालता है? 29 जून 1966 को ये क्या करता है? 692 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज है, जो 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में अध्याय हैं जिनमें सभी स्तरों की शिक्षा व्यवसाय के पुनर्निर्माण का सामान्य विवेचन किया गया है। राष्ट्रीय लक्ष्य
एवं शिक्षा का स्वरूप है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसके दूसरे द्वितीय खंड की, उसमें 11 अध्याय हैं जिनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं वर्गों का अलग अलग विवेचन किया गया है। विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। ठीक है, तृतीय खंड में केवल 2 अध्याय है जिनमें शिक्षा आयोजन का प्रशासन और अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर परिचर्चा की गई है। ठीक है, इतना समझ के यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। यही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अगर उद्देश्यों की बात करें तो क्या इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, जो देश है उसमें क्या करना है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। तो आइए अब चर्चा परिचर्चा करते हैं। आपका बेस बना दिया है, अब बताते हैं आपको जो कोठारी आयोग 1964-66 क्या है। ठीक है, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था, वो कोठारी आयोग जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं वो क्या है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया है। ठीक है, जो कोठारी आयोग है इसने क्या किया, जो प्राथमिक शिक्षा है 5 तक की शिक्षा है, विश्वविद्यालय की शिक्षा है तथा उसमें विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया है। किसको, जो हमारे पाठ्यक्रम है प्राथमिक लेवल पे, विश्वविद्यालय के लेवल पे, ठीक है, और हाई स्कूल, इंटर, माध्यमिक लेवल पे जो भी हमारा क्या है शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें क्या होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को इसने क्या किया, उसके जोर पर किसने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने बल दिया। इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। ठीक है, शिक्षा के सभी जो स्तर है उसमें कैसी भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से बच्चों को क्या शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा कौन बोलता है, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय कोठारी आयोग कहता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का क्या शीर्षक था, आइए शीर्षक बता दिया है मैंने, इतना बेस बना दिया है तो शीर्षक आपके लिए अब इजी हो गया है। कोठारी आयोग 1964 या 66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संतुष्टियां थी। ठीक है, मैंने बता दिया पहले ही कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसने किस पे ध्यान दिया, सामाजिक बदलाव पे ध्यान दिया था। ठीक है, शिक्षा में सामाजिक बदलाव को ध्यान दिया और 29 जून 1966 को 692 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज या प्रतिवेदन ये क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जिसमें कुल कितनी 23 संतुष्टियां थी। ठीक है, वहीं आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964 से 66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा के आयोग में एक योगदान था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 या 66 के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वहीं इसके सुझाव क्या थे, आइए कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझाव क्या थे, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। ठीक है, दोनों बालक और बालिकाओं के लिए क्या होना चाहिए, एक समान पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वह विज्ञान व गणित की क्या शिक्षा दी जाए, जिससे उनका क्या वैज्ञानिक एवं तर्क करने में क्या हो, तथ्यों को समझने में क्या हो, एक नई दिशा मिले और एक नया बल मिले और एक नए गुणों का इनमें क्या हो, विकास हो। ठीक है, वही दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, जो समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा है बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि बालिकाएं हैं तो उनके लिए इजी सब्जेक्ट रखे जाए, इजी सिलेबस रखा जाए, और बालक हो तो उनके लिए क्या थोड़ा टफ सिलेबस रखे जाए, ऐसा नहीं, दोनों के लिए समान सिलेबस रखना है, ऐसा हमारा
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन। वहीं जो 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित की जाए, क्या बोल रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 है उसका प्रतिवेदन क्या कहता है, जो 25% माध्यमिक स्कूल हैं उन्हें व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित की जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। ठीक है, जो प्राइमरी कक्षा है उन्हें क्या मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, जो क्या माँ के मुख से बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जो क्या परिवार और समाज में जिस बोली या भाषा का क्या होता है प्रचलन होता है वही मातृभाषा है। तो प्राथमिक या प्राइमरी लेवल तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए बोल रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। जो माध्यमिक लेवल है उसमें क्या स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। क्या बोलता है जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 है वो बोलता है कि 6 वर्ष पूर्व होने पर ही पहली कक्षा में क्या किया जाए, नामांकन किया जाए या उसका क्या किया जाए, प्रवेश किया जाए, उसका एडमिशन किया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो। जो पहली सार्वजनिक परीक्षा हो वो कब हो, 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो। विषय विभाजन पर कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। जो विषय विभाजन होते हैं वो कक्षा 9 के बदले नहीं 10 से इनका क्या हो, विषयों का क्या हो, विभाजन हो। अलग अलग विषय जिसे जो पसंद है, जो साइंस के सेक्टर में साइंस सेक्टर, जो आर्ट में आर्ट, जो कॉमर्स में कॉमर्स, जो जिस सेक्टर में जाना चाहता है, जिस सेक्टर के पढ़ाई करना चाहता है, जिस सेक्टर के सब्जेक्ट जिसे पसंद है वो 9 के बदले 10 में हो। ठीक है, उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। जो उच्च शिक्षा होती है उसमें 3 वर्ष का क्या बोल रहा है, स्नातक पाठ्यक्रम हो, करिकुलम कहते हैं जिसे, और विविध अवधि के पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया जाए। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक उच्च विद्यालय और एक उच्चतर विद्यालय। इस आयोग क्या बोलता है, जो हमारा क्या कोठारी आयोग है इसका प्रतिवेदन क्या कहता है, प्रतिवेदन कहता है स्टूडेंट कि जो माध्यमिक शिक्षा हो, ठीक है, 2 प्रकार के होंगे, एक तो उच्च विद्यालय हो जाएंगे, एक उच्चतर विद्यालय होंगे। ऐसा कौन बोलता है, जो हमारा कोठारी आयोग का प्रतिवेदन है उसकी कमियों को दूर करते हुए सुझाव दे रहा है। ठीक है, वही कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। कॉमन मतलब कि सभी के लिए सामान्य स्कूल किया जाए, खोले जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, जो स्नातकोत्तर की शिक्षा होती है उसे क्या मातृभाषा में दी जाए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की जाए। ठीक है, जो टीचर होता है उसकी आर्थिक होगी, ठीक है, जो इकोनॉमिक हो गया, जो सोशल हो गया, ठीक है, और जो क्या हो गया व्यावसायिक हो गया, इसकी स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिश कौन करता है, आपका 1964 से 66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई किसी स्टूडेंट को कोई इशू है, कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए, नहीं तो हम चर्चा परिचर्चा करेंगे कोठारी आयोग की आवश्यकता क्या थी, नीड ऑफ कोठारी आयोग। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कोठारी आयोग की आवश्यकता देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कुछ विशेष दोषों को देखने के बाद महसूस की गई। उदाहरण के लिए जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। क्या बोल रहा है कि कुछ जो उस समय शिक्षा प्रणाली चल रही थी माध्यमिक शिक्षा, उसकी जो कमियां थी, उसके दोषों को देखते हुए क्या कोठारी आयोग की की गई नीड, आवश्यकता को महसूस की गई। जैसे हमें क्या हमारी शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। उस समय की जो क्या थी हमारी शिक्षा थी वो कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। वहीं शिक्षा प्रणाली छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर, चरित्र निर्माण और खेती पर जोर नहीं दिया गया था। ठीक है, जो उस समय की जो शिक्षा थी उसमें क्या था कि जो आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक शिक्षा है, चरित्र निर्माण है, खेती पर जोर नहीं दिया गया था उस समय की शिक्षा पे। ठीक है, देश की शिक्षा जो प्रणाली चल रही थी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं जुड़ी थी। ठीक है, जो उस समय की शिक्षा प्रणाली चल रही थी 1952 से जो कितने तक चल रही थी, 63 तक चल रही थी, उसमें क्या था शिक्षा
प्रणाली के जो राष्ट्रीय विचार की भावनाएं जुड़ी नहीं थी, ठीक है। यह व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, ठीक है। अगर देखो शिक्षा ही व्यवहार से नहीं जुड़ी हो तो उस शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो उस समय की शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, बल्कि रटंत्र प्रणाली से केवल किताबी ज्ञान पर आधारित थी। देखो व्यवहारिक ज्ञान अगर दिया जाए तो आप अधिक सीखेंगे और आपका क्या होगा, चरित्र का निर्माण होगा। लेकिन उस समय ऐसी शिक्षा प्रचलन में नहीं थी, वो क्या था, रटंत्र विद्या थी, ठीक है, केवल किताबी ज्ञान पर आधारित थी। इसलिए हमारी कोठारी आयोग की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं जो क्या होते हैं, इसके एम्स होते हैं, कोठारी आयोग के जो लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं क्या थे, उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। कोठारी आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित थे, ठीक है। इसके उद्देश्य थे क्या, इसने अचीव करना है, क्या इसे प्राप्त करना है, ठीक है, कि जो उस समय की शिक्षा नीति थी उसकी कमियों को दूर करते हुए इसमें एक नया बदलाव लाना है। इसके एम्स की बात करें, ठीक है, लक्ष्य की बात करें कि हमें क्या प्राप्त करना है, तो आइए उसे जान लेते हैं। देखो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शोध करना और भारत सरकार को इसके सुधार के लिए उचित सुझाव देना, ठीक है। जो उस समय शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसकी गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार लाना है, उस पर शोध करना है, उसका अध्ययन करना है, और जो भारत सरकार है उसको इसके सुधार के लिए क्या करने हैं, उचित सुझाव देने हैं, दिशा निर्देश देने हैं। भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना ताकि भारतीय शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। जो कमियां हैं शिक्षा में उस पर उचित सुझाव दिया जाए, जिससे हमारी क्या शिक्षा के स्तर पे जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाया जाए। वहीं भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना, उन कमियों के कारणों का पता लगाना और भारत सरकार को रचनात्मक जानकारी प्रस्तुत करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। किसका, हमारा कोठारी आयोग का। क्या बोला मैंने, बताया कि आपको कि जो क्या थी उस समय की भारतीय शिक्षा थी उसकी जो कमियां हैं उनको उजागर करना, ठीक है, उजागर करना और उनको भारत सरकार के समक्ष रखना और एक रचनात्मक जानकारी प्रस्तुत करना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का क्या था, प्रमुख लक्ष्य था। वहीं भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू किया जाए। देखो जो भारतीय शिक्षा है हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर राज्य, हर देश में इसे क्या समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। जो भारतीय शिक्षा है, शिक्षा के स्तर को समान बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना और भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना, ठीक है। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या लाना है, एक रूपता लाना है, सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर हो, सभी एक साथ पढ़े, सभी एक कक्षा में पढ़े, एक साथ सभी की पढ़ाई हो, ऐसा इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य थे। अब परिचर्चा करते हैं कि इस जो कोठारी आयोग का गठन हुआ इसकी जो सिफारिशें थी, क्या सिफारिशें थी, आइए परिचर्चा कर लेते हैं। कोठारी आयोग ने विभिन्न माध्यमों से भारतीय शिक्षा का सर्वेक्षण किया था, ठीक है। कोठारी आयोग ने विभिन्न माध्यमों से जो भारतीय शिक्षा है उसका सर्वेक्षण किया था। मैंने आपको पहले जो मुदैलर आयोग था जिसे क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था, उसमें दो विधियों को अपनाया गया था। पहली थी प्रश्नावली विधि, दूसरी थी साक्षात्कार विधि। लेकिन कोठारी आयोग ने क्या, एक तो प्रश्नावली विधि अपनाई और एक निरीक्षण और साक्षात्कार विधि अपनाई, जिससे क्या करते हैं, ये देश के विभिन्न स्कूलों में क्या करते हैं, जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आकलन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और उसमें शोध के बाद क्या करते हैं, उन क्षेत्र में क्या करते हैं, सुझाव देते हैं और अपना एक अच्छा दिशा निर्देश प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा की संरचना में सुझाव और सिफारिशें क्या दी, देखो जो प्री प्राइमरी शिक्षा है 1 से 3 वर्ष, ठीक है, उसने क्या होना चाहिए, उसमें इन्होंने क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। और निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की हो, ऐसा हमारा कौन बोलता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोलता है। उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक होनी चाहिए, जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो 4 वर्ष की अवधि तक होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा कितनी वर्ष तक होनी चाहिए, 2 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होनी चाहिए और स्नातक शिक्षा कितनी वर्ष, 3 वर्ष की होनी चाहिए। और जो मास्टर जिसे पीजी बोलते हैं, ठीक है, मास्टर एजुकेशन 2 या 3 साल का होना चाहिए। अनुसंधान शिक्षा, ठीक है, पीएचडी वगैरह जिसमें अनुसंधान शोध होते हैं वो 2 से 3 वर्ष तक का होना चाहिए, ठीक है। कोठारी आयोग के अंतर्गत कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 10 साल की होनी चाहिए।
उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। क्या बोलता है कोठारी आयोग? जो माध्यमिक शिक्षा है वो 10 साल की होनी चाहिए और उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होनी चाहिए और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसने कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 3 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षा के संबंध में सुझाव देता है हमारा कोठारी आयोग। अब वही नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन के संबंध में सुझाव और सिफारिश है। ठीक है, जो प्रशासन हो इसका शिक्षा का प्रशासन हो उसके संबंध में क्या सुझाव देता है कोठारी आयोग? शिक्षण कार्य में अनुभव रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, जो एजुकेशन के स्कोप में, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको अनुभव है, रखना चाहिए। ठीक है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, उन्हें ही इस क्षेत्र में क्या की जानी चाहिए? नियुक्त की जानी चाहिए। ठीक है, शिक्षा प्रशासन एवं शिक्षकों में पदोन्नति अथवा स्थानांतरण संबंधी कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक जैसा उसका कार्य हो, जैसे उसके पढ़ाने के तरीके, जैसे मतलब कि उसकी एबिलिटीज, उसकी योग्यता के अनुसार उसमें क्या प्रोत्साहन देना चाहिए और स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफर की क्या करनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। वही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देकर ही शिक्षा नीति बनानी चाहिए। शिक्षा को क्या राष्ट्रीय महत्व देकर ही शिक्षा नीति बनानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित जिम्मेदार पदों पर केवल योग्य और अनुभवी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। ठीक है, शिक्षा से संबंधित जिम्मेदार पदों पर जो कि उच्च लेवल के पद हैं, जो जिम्मेदारी वाले पद हैं, उनमें केवल योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को ही क्या करना चाहिए? नियुक्त की जानी चाहिए अथवा उन्हें क्या करनी चाहिए? पोस्ट दी जानी चाहिए। ठीक है, अब आयोग ने पाठ्यक्रम को 4 आधारों पर विभाजित किया था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, इसने हमारे जो पाठ्यक्रम था उसे 4 आधारों पर विभाजित किया था। आइए जानते हैं। पहला था पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या। ठीक है, कैसा होना चाहिए? आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को स्वच्छता, खाने पीने, बात करने, सामाजिक समायोजन करने और कार्यात्मक गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित कौशल विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो पहला पूर्व प्राथमिक शिक्षा की लेवल होता है, स्तर होता है, उसमें क्या पाठ्यचर्या, उसमें क्या करिकुलम, क्या सिलेबस होना चाहिए कि छात्रों को स्वच्छता के बारे में ज्ञान देना चाहिए, खाना पीना, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कि हमारे समाज में आप कैसे समायोजन, मतलब होता है जुड़ना, कि उसके साथ कैसे समन्वय कर सकते हो, एवं कार्यात्मक गतिविधियों में भाग लेने संबंधित जो चर्चा की गई है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या या सिलेबस में शामिल की जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या होना चाहिए वो कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, सामान्य गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, क्रियात्मक और कार्य रचनात्मक कार्य को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए सामान्य गणित होनी चाहिए। पर्यावरण का अध्ययन होना चाहिए जिससे वो इस पर्यावरण का अध्ययन कर सके। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा भी उसमें संलग्न होना चाहिए। क्रियात्मक और कार्य और रचनात्मक कार्य भी इसमें शामिल होने चाहिए। किसके आधार पर? हमारे कोठारी आयोग के आधार पर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का क्या होता है? देखो इसकी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन और नैतिक मूल्य आदि पाठ्यक्रम शामिल किया जाने। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या मतलब जो मुदाइलर कमिश्नर था। ठीक है, दोनों में तुलना की जा रही है, मुदाइलर कमीशन आयोग और किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, दोनों में। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए? इसके अंतर्गत हिंदी हो गया, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन और नैतिक मूल्य आदि का पाठ्यक्रम किसमें कहा गया था? माध्यमिक शिक्षा में बोला था कि ऐसे शामिल होने चाहिए। वहीं देखो उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसके तहत आयोग को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान आदि विषयों का क्या शामिल करना चाहिए? इनका क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम रखना चाहिए। ठीक है, अब चर्चा करते हैं वित्त संबंध में जो सुझाव दिए थे आयोग ने। ठीक है, केंद्र सरकार को अपनी आय कम से कम 6% शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसने अब कम से कम अपना जो आय होता है उसका कितना प्रतिशत? 6% शिक्षा के क्षेत्र में उसने क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए ताकि राजकोष में वृद्धि की जा सके। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक होनी चाहिए, टेक्निकली शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कृषि भी और जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके बारे में भी नॉलेज दी जानी चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे राजकोष में क्या हो? वृद्धि की जा सके। ठीक है, प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय का अधिक से अधिक शिक्षा में निवेश करना चाहिए। जो प्रांतीय सरकार है उसने
भी अपने आय का अधिक से अधिक भाग किसमें, शिक्षा में क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वित्तीय निवेश करने के लिए उत्साहित किया जाए। जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें भी वित्तीय निवेश करने के लिए क्या किया जाए, उत्साहित किया जाए या प्रोत्साहन किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए। जिससे क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस शिक्षा के क्षेत्र को क्या किया जाए, अच्छा बनाया जाए, सभी के लिए शिक्षा क्या हो, एक समान हो और सभी को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या करना चाहिए, वित्तीय निवेश करना चाहिए। नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। नगर पालिकाओं को भी क्या करना चाहिए, शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। वहीं कोठारी आयोग द्वारा मूल्यांकन संबंधी जो सुझाव दिए गए, अंतिम स्लाइड आपके लिए है कि क्या इसने मूल्यांकन हेतु संबंधी अपने सुझाव दिए। प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्राथमिक लेवल है उसमें आंतरिक मतलब क्या, आपके जो अंदर स्कूल में है वही उसका क्या करे, आकलन करे, उसका मूल्यांकन करे। आपका ही स्कूल आपका क्या करे, मूल्यांकन करे। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि दी गई संख्याएं सटीक और विश्वसनीय हो सके। क्या की जानी चाहिए, बोले कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं इनका क्या किया जाना चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए या आयोजन की जानी चाहिए ताकि दी गई संख्याएं क्या हो, सटीक या विश्वसनीय हो सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में कक्षा 10वीं कक्षा के अंत तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। किसके देखरेख में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में 10वीं के अंत तक के सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं में अंक देने की जगह ग्रेड व्यवस्था अपनाई जाए। देखो, बोर्ड परीक्षाओं में अंक देने की बजाय क्या, ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। ठीक है, ऐसे ग्रेडों की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, न कि अंकों की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे ये। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर भी मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो माध्यमिक स्तर है इसमें भी क्या, मौखिक स्तर की परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के संबंध में इसने क्या सुझाव दिया हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। देखो, भारत में सभी विश्वविद्यालय को क्या, अंत विद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जो भारत के सभी विश्वविद्यालय हैं इन्हें क्या, अंत विद्यालय के परिषद बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग, जो अनुदान आयोग है, यूजीसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्रांट कमीशन के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो सदस्य हैं कितने, 1/3 विश्वविद्यालय के क्या होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए। केंद्र में और संस्थान स्थापित किए जाए। केंद्रों में और भी संस्थान क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जो उच्च अध्ययन केंद्र हैं, ठीक है, शिक्षा के उच्च केंद्र हैं, हब है, उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बालक को कोई असुविधा या पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई क्या समस्या उत्पन्न न हो। नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, अगर तुम्हें नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना है तो यूजीसी की अनुमति लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर क्या, विश्वविद्यालय की क्या की जाएगी, स्थापना भी की जाएगी। ये हमारे क्या थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा था। ये इसकी हमने क्या पढ़े, सिफारिशें पढ़ी, सुझाव पढ़े। तो स्टूडेंट, आज हमने व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर ली है किसके बारे में, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जिसका गठन हुआ था, उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुए, परिवर्तन हुए। पहला हमने राधाकृष्णन आपको बताया, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत होती है। उसी समय 48 में गठन होता है ताराचंद समिति का, जिसकी भी क्या रिपोर्ट 1949 में क्या होती है, पारित होती है। उसके बाद मुदाइलर कमीशन आता है, या जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, जिसका गठन 23 सितंबर 1952 से 53 में होता है। उसके कमियों को दूर करने के लिए और उसे और बेहतर बनाने के लिए 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के आयोग में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन होता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता है, सुझाव देता है। देखो, एकमात्र ऐसा था जिसने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम किसने उठाए थे, इसी कोठारी आयोग ने उठाए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड होगा, जिसमें हम
किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ। इसका जो तीसरा शिक्षा आयोग आया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जो बड़ा बदलाव आता कौन सा था, बताइए मुझे फटाफट कमेंट में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो तीसरी वीडियो होगी हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। 10th +2+3 वाली व्यवस्था जिसमें की गई थी, ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड दोस्तों में क्या कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हमारा उद्देश्य है आपको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना।